नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स वर्ल्ड और हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वीवी गौतम। लगातार किसान आंदोलन को 4 महीने हो चुके हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आप एडवोकेट हैं, कानूनी तौर पे आप जो बिल है किस तरह से देखते हैं? मैं इस आंदोलन को तब से देखता चला रहा हूं जब से ये बिल लाए गए थे पास होने के पहले से। तो देश के विभिन्न भागों के किसानों ने जब ये बिल लाया गया उस समय भी अपना विरोध जाहिर किया, जिसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी। किसान बोलते थे कि भाई आप कोई भी चीज़ अगर हमारे भले के लिए लाना चाहते हैं तो कम से कम हमसे पूछ लीजिए, हमसे चर्चा कर लीजिए, हमारे लिए अच्छा क्या है। लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए और अपने एक विशेष मकसद से, जो मकसद किसानों के भले का नहीं था, वो मकसद अपनी पार्टी के भले के लिए था या पार्टी के भले के लिए जिन लोगों से उनको आर्थिक मदद मिलती है पार्टी चलाने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए, उन लोगों के भले के मकसद था। क्योंकि कृषि का जो कारोबार है लगभग 50 लाख करोड़ का है और ये कारोबार वो अपने कुछ विशेष मित्रों को, व्यापारियों को देना चाहते हैं और इस देने के मकसद से ये कानून लाए गए। शुरुआत में किसानों ने पंजाब में विरोध किया, रेल रोकी, सड़कों पे रास्ते रोके और एक समय तक सरकार को काफ़ी लंबा समय दिया कि आप इन कानूनों के बारे में सोचिए, विचार करिए। लेकिन सरकार ने कोई विचार नहीं किया। सरकार ने सारे प्रजातांत्रिक तरीके ताक पर रख दिए। जब यह बिल संसद में लाया गया, चूंकि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत है, सरकार ने इन कानूनों को लोकसभा में पास कर लिया। लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था। जितनी भी विपक्षी पार्टियां थीं, सभी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उस समय जो उपाध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे हुए थे, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, उन्होंने इस पर बहस की अनुमति नहीं दी और ध्वनि मत से इसको पारित कर दिया, जबकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश के पिछले 73 साल के इतिहास में। कभी भी जब जब विपक्ष ने किसी कानून पर या किसी कानून बनने की प्रक्रिया पर बहस करनी चाहिए, तत्कालीन सरकारों ने हमेशा इजाज़त दी। बहस हुई, स्वस्थ बहस हुई, उसके बाद जो उनके विरोध थे वो दर्ज किए गए और जहां विरोध ज़्यादा हुआ, जहां विपक्ष का बहुमत था, वहां इस प्रकार के कानूनों को राज्यसभा या लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। कमेटी में जब कोई भी विधेयक या कोई भी बिल जाता है तो उसके ऊपर सारे देश की जनता से, जितने भी उसमें भागीदार होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में स्टेक होल्डर्स कहते हैं, सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है। अखबार में एडवर्टाइजमेंट होते हैं, सबका मत लिया जाता है और उसके पश्चात फिर सिलेक्ट कमेटी उसके ऊपर चर्चा करती है, अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है और उसके बाद अगर उसके विरोध में उन्होंने किया है तो संसद कानून पास नहीं करती। तो ये कानून जो पास किया गया, सारी प्रजातांत्रिक परंपराओं को ताक पर रख के किया गया, संविधान के प्राविधानों के विपरीत किया गया। बहुमत नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी इस कानून को पास कर दिया गया। अब किसानों के पास क्या चारा था? उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि आप अभी भी इस कानून पे अमल रोक दीजिए, नहीं तो हमें मजबूरन दिल्ली आना पड़ेगा। सरकार नहीं मानी। किसान दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आने से रोकने के लिए, चूंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों को रोकने के लिए गड्ढे खोदे गए, सड़कें बंद की गई। पानी की, सर्दी का समय था, नवंबर दिसंबर का, नवंबर दिसंबर के समय में उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार की गई। एक जितने अत्याचार देश की जनता के ऊपर किए जा सकते थे और उस किसान के ऊपर जो हमें अनाज उपजा के देता है, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों की तादाद में किसान दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के आसपास की जो तीनों चारों बॉर्डर हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर, वहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आया और वहाँ आके उन्होंने अपनी मांगों के सिलसिले में वहाँ धरना दिया। चूँकि उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया गया। अब उनके पास चारा क्या है?
प्रजातंत्र में जब हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते तो विरोध जाहिर करने का एक तरीका है। हम उस विरोध को जाहिर करने के लिए अपना एक शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। किसानों ने भी वही किया। 4-5 डिग्री की ठंड में किसान दिसंबर की ठंड में बैठे रहे, बारिश हुई, बारिश को उन्होंने झेला। इस दौरान सरकार ने बातचीत शुरू की। 12 बार की बातचीत, कहीं ना कहीं बातचीत हुई है और अब तो बातचीत का सिलसिला भी खत्म सा हो गया है। हाँ, क्योंकि सरकार का एक बड़ा अड़ियल रवैया है। आखिरी दौर की जब बातचीत हुई तो सरकार ने बोला, कृषि मंत्री कहते हैं कि भाई हमने आपको जो सजेशन दिया है, हमारा जो प्रस्ताव आपके पास है कि इन कानूनों का हम स्थगित कर देते हैं 18 महीने के लिए, और इन तीनों कानूनों को हटाने के ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। इसके अलावा किसी और मुद्दे पे अगर आप बात करना चाहें तो बात कर लीजिए। अब किसानों के तो 2 मुद्दे हैं, इन तीनों कानूनों को आप वापस ले लीजिए और हमें एमएसपी दे दीजिए। इसके बाद अगर आप कोई कानून बनाना चाहते हैं, एक कमेटी गठित कर दीजिए, हम उस कमेटी में शामिल भी होंगे, आपके साथ चर्चा भी। लेकिन साथ ही साथ तोमर जी तो ये भी कहते हैं कि ये जो बिल पास किए हैं इसमें कोई काला नहीं है। आप मुझे बताइए कि काला कहाँ पे है? कानून तो ये किसानों के हित में है। देखिए, इसमें क्या है, ये पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, मैं आपकी चैनल पे भी एक बार बता चुका हूँ कि देखिए, सबसे पहला इस कानून को लाने का मकसद काला है, मंशा काली है। ये कानून किसानों के भले के लिए नहीं लाया गया। ये कानून कुछ व्यापारी मित्रों के भले के लिए लाया गया है और देश के 50 लाख करोड़ के कृषि के कारोबार को उन 4-5 लोगों के हाथ में देने के लिए लाया गया है। किसानों को भला कैसे होता है? किसानों को भले के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि किसानों की उपज बढ़े, किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिले। इवन आज के ज़माने में जो एमएसपी सरकार तय करती है वो 1.5 गुना दाम देती है। 1.5 गुना दाम का मतलब है, अगर उसका 1 लाख रुपया खर्च होगा तो 1.5 लाख रुपया उसको मिलता है। 50,000 से किसान का साल भर का खर्चा नहीं चलता। लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। अब इस कानून में देखिए कि गलत क्या है। इस कानून के 2 प्रावधान हैं। एक प्रावधान है जो ये कहता है कि अगर किसी स्थिति में विवाद होता है किसान और उस उद्योगपति के बीच में जो उसकी फसल खरीदता है या उसकी जमीन लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस स्थिति में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के पास उसको एक अपनी कंप्लेंट, अपनी एक शिकायत फाइल करनी होगी। उस शिकायत के ऊपर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट फैसला करेगा। अब सब जानते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और जितने भी लोग हैं, आम देश की जनता के लोग जानते हैं कि जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है, कोई भी मुकदमा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में 4 से 5 साल के बीच में मतलब डिसाइड नहीं होता, उसका निर्णय नहीं होता। मैं खुद एक मेरा व्यक्तिगत केस जानता हूं, मेरे जानने वाले का केस है, जहां जेवर के कोर्ट में मुकदमा चला है। पिछले 8 महीने से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठे नहीं है। मैं जब बार बार उनसे पूछता हूं कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहाँ हैं, तो बताया गया कि वो जेवर एयरपोर्ट के काम में लगाए गए। हमने पूछा, अच्छा ये बताइए किसने आदेश दिया? कहते हैं चीफ सेक्रेटरी ने दी। हमने कहा आप आदेश की कॉपी दे दीजिए, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर देंगे। मैं एक वकील होकर मुझे जब इतनी समस्या आ रही है तो आप देखिए एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। उस आम आदमी को जिसका टोटल विवाद 50,000 या 1 लाख का है, अगर वो 5 साल तक लड़ेगा तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा तो उसका खर्च हो जाएगा। कोई भी वकील फ्री में काम नहीं करता। तो आपने जेवर की बात की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसे बहुत सारे किसान हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन पे लगातार जुर्माने डाले गए, मुचलके भरे गए और जेल में भी डाले गए। तो कानूनी तौर पे ये कहाँ तक सीमित है? देखिए, कानूनी तौर पे ये सब सरकार जो है सब अप्रजातांत्रिक तरीके से काम कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। हमारे संविधान ने आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्त कर सकते हैं। और स्वस्थ प्रजातंत्र में हमारे जो प्रजातंत्र के निर्माता जब हमारे संविधान को बना रहे थे तो उन्होंने आर्टिकल 19 में ये प्रावधान इसलिए रखा क्योंकि कोई भी सरकार अगर उसको बड़ा बहुमत मिल जाएगा तो वो बेलगाम हो जाएगी। तो इसलिए रखा कि किसी भी व्यक्ति को, वो समाज के किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, किसान हो, जवान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, सब आदमी अपनी आवाज़ को सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ उठा सकते हैं और उस पर दमन करने का सरकार को कोई हक नहीं है। लेकिन सरकार अपनी इन चीज़ों के लिए, आप देखिए पिछले कुछ महीनों में जितने कृषक नेता हैं उनके लिए या उनके खिलाफ सरकार के पास 3 बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी हैं। सीबीआई है, डीआरआई है, ईडी है। जहां भी कोई व्यक्ति उनका विरोध करता है उसके खिलाफ इन तीनों एजेंसियों को भेज दिया जाता है। ये तीनों एक तोते में बंद
एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं। इनकी कमान सरकार के हाथ में है, सरकार उसके पीछे लगा देती है। जहां भी देखिए, बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल में चुनाव अपने विरोधियों के खिलाफ ये तीनों एजेंसी लगा दी गई। कल तक जिन आदमी को ये बीजेपी गलत बोलती थी, आज वो सारे के सारे बंगाल में बीजेपी में शामिल हो गए और उनकी तरफ से प्रत्याशी हैं। तो मुझे एक समझ में नहीं आता, क्या बीजेपी गंगा है? कोई भी आदमी, कल तक बीजेपी जिसको गलत कहती है उसको अपराधी कहती है, जिसको एक भ्रष्टाचारी कहती है, और बीजेपी में आके क्या एक दिन में वो नहा के गंगा में साफ हो जाता है? समझ में नहीं आता ये कैसा प्रजातंत्र और किस प्रकार की पार्टी है। गौतम जी, पूरे देश में इलेक्शन का माहौल है और अभी बंगाल में भी इलेक्शन है, तो ये जो किसान आंदोलन है, इसका जो इलेक्शन है उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, किसान तो हर जगह है, और आपको मैं शायद बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, बंगाल हमारे देश का ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। पूरे देश का सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन बंगाल में होता है, और वहाँ के किसानों भी धान का फसल, उनका दाम नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती। और किसान में इसके अलावा चूंकि वहाँ बंगाल में मछली लोग ज़्यादा खाते हैं, तो मछली भी कृषि उत्पादन में ही आती है। वहाँ लोगों के पास छोटे छोटे तालाब हैं जिसमें वो कृषि का, मछलियों का उत्पादन करते हैं। तो जब तक किसान को अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा, और वहाँ के किसान अलग नहीं है, वहाँ के किसानों की भी हालत बहुत ख़राब है। आप देखिए, अभी मैं चुनाव की रिपोर्ट देख रहा था बहुत सी चैनल्स की। जब ये सरकार आई उस समय लगभग 450 रुपये का गैस का सिलेंडर होता था। आपने लोगों को उज्ज्वला योजना के नाम पे सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन 400 रुपये का सिलेंडर 800 रुपये का मिलता है। जिस आदमी की टोटल आमदनी एक महीने में कृषि से 5000 रुपये महीने की होती है, क्या वो 800 रुपये का सिलेंडर खरीद सकता है? अनाज कहाँ से लाएगा? बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? तो ये खाली दिखाने की बातें हैं। सिलेंडर अगर है और खाली पड़ा रहेगा तो उससे कैसे चलेगा? घर में चलेगा तो चूल्हा वही लकड़ी से जलेगा। अच्छा, आपने गैस सिलेंडर की बात की। पूरे देश में जो है महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पेट्रोल हो, खाना हो, सब्जी हो, सभी चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। देखिए, हाँ, ये बहुत आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ कि मई 1914 में ये सरकार आई थी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, और आज मैं आपके पास, मेरे पास एक डाटा है मई 2014 का और फरवरी 2016-2021 का। मई 2014 में जो बेस प्राइस था, जैसे उस समय 70 रुपये के हिसाब से अगर पेट्रोल बिकता था, तो उसमें 47% बेस प्राइस था और 31.82% टैक्स होता था, जिस पे 10 रुपये 39 पैसे केंद्र सरकार का टैक्स था और 32 रुपये 90 पैसे राज्य सरकार का टैक्स था। अब आज नहीं, 10 रुपये 39 पैसे केंद्र सरकार का टैक्स था, 2 रुपया डीजल का कमीशन था और 11 रुपये 90 पैसे स्टेट का टैक्स था। इस तरीके से टोटल कीमत बनती थी 71 रुपये 41 पैसे। आज की स्थिति देखिए, आज बेस प्राइस 31 रुपये 82 पैसे है और केंद्र सरकार का जो टैक्स है 10 रुपये 39 पैसे से बढ़ के 32 रुपये 90 पैसे हो गया है। मतलब लगभग 3 गुना हो गया। क्रूड का दाम, कच्चे तेल का दाम कम हुआ, लगभग 60% कम है, और इन्होंने ड्यूटी 30% बढ़ा दी। इसी तरीके से डीलर कमीशन में ज़्यादा फर्क नहीं आया, 2% के बजाय 4% हो गया। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना टैक्स बढ़ा के 11% से 20% कर दिया। दोनों लूटने में लगी हैं। केंद्र सरकार 3 गुनी लुटाई कर रही है, राज्य सरकारें दुगुनी लुटाई कर रही हैं। उन्होंने अपने टैक्स को बढ़ा के दोगुना कर दिया, केंद्र सरकार ने 3 गुना कर दिया। तो बताइए, इस स्थिति में जबकि लोगों को 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने टैक्स कम किए थे, जनता को फर्क ना पड़े। अगर आज के प्रकार का टैक्स होता तो उस जमाने में पेट्रोल 150 रुपया लीटर बिक गया होता, लेकिन उन्होंने 150 नहीं जाने दिया, 71 पे रोक लिया था। आज 100 रुपया पहुंच चुका है। हालांकि कुछ अंधभक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि 200 का भी पेट्रोल। बाबा रामदेव कहते हैं कि जो तेल है बढ़ रहा है, कीमतें, इसको खरीद लीजिए, देश हित में है, आपके लिए है। यही बाबा रामदेव है। जब ये बीजेपी की तरफ से उनके एजेंट की तरह काम कर रहे थे, तो ये कहते थे कि आपको 25 रुपया पेट्रोल मिलना चाहिए और 35 रुपया डीजल मिलना चाहिए। तो बाबा रामदेव खुद अपने वक्तव्य को ध्यान कर लें जो उन्होंने 2014 में दिया था। आज ऐसा क्या हो गया कि बाबा रामदेव तो खरीद सकते हैं। ये बाबा रामदेव नहीं है, लाला रामदेव हैं, व्यापारी हैं, ये तो खरीद सकते हैं। लेकिन क्या एक व्यक्ति जिसकी आय 5000 रुपये वो 100 रुपये लीटर का पेट्रोल खरीद सकता है? मैं बंगाल के चुनाव में देख रहा था,
वहाँ बंगाली हमारे भाई हैं, वो कह रहे थे कि पैदल चल रहे हैं, 100 रुपये का डीजल पेट्रोल कहाँ से खरीदें। सरसों का तेल जिसको आम आदमी खाता था 70 रुपये और 80 रुपये लीटर का मिलता था, आज 150 रुपये लीटर मिल रहा है। लेकिन उस किसान को सरसों का भाव नहीं मिलेगा। किसान की सरसों आज भी वही 1500-1600 रुपये किलो में क्विंटल में जाएगी, लेकिन तेल कितना है 140। बनाने वाला कौन? सबसे बड़ा तेल का उत्पादक अडानी। अडानी के पास ये तेल का 70 से 140 का मंत्र वहीं होता है और उस मंत्र में कुछ पैसा इनके पास भी आता है। चुनाव लड़ने के लिए बंगाल का पैसा कहाँ से आ रहा है? एक मेरे पास अभी जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो एक डाटा मेरे सामने आया। आज की स्थिति में गौतम अडानी की संपत्ति 1.18 ट्रिलियन हो गई और इन्होंने आज की स्थिति में जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति थे, बिल गेट, बेजोस एंड इलोन मस्क, जिन्होंने टेस्ला कार बनाई है, दुनिया की सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिक कार बनी है, लेकिन इनको पीछे छोड़ दिया। अब आप एक बात बताइए, आम आदमी की इनकम कम हो रही है इस लॉकडाउन के दौरान, जिसकी आमदनी, मैं खुद वकील हूँ, मैं देखता था मेरी जो इतनी इनकम थी आज 25-30% रह गई है। मुझे जितना केस मिलता था या जितने केस की फीस मिलती थी 25 से 30%। किसान की आय लगभग खत्म हो गई, व्यापारी की आय खत्म हो गई, लोगों की नौकरी चली गई। लेकिन गौतम अडानी की आय 1.18 ट्रिलियन कैसे हो गई? और ये भी लॉकडाउन के दौरान। ये सारी तरक्की जो है लॉकडाउन के दौरान हुई है। देश की संपत्ति बेची जा रही है, ये खरीद रहे हैं, उसको बेच के मुनाफा कमाते हैं। 70 रुपये आपकी सरसों 15 से 20 रुपया किलो में ली जाती है और आपका तेल मिल रहा है 140 रुपये लीटर। ये सबसे बड़े उत्पादक यही हैं। बेलमोर इनकी कंपनी है, फॉर्चून इनकी कंपनी है। मुनाफा सारा एक ही जगह जा रहा है और इसको बेचने का काम रिलायंस करते हैं, उनके रिटेल शोरूम है, वहां पे ये चीज बिकती है। तो दो लोगों के हाथ में सारा देश का कारोबार, बचा खोचा कारोबार बाबा रामदेव के हाथ में। तो ये 3 व्यक्ति हैं जो इस सरकार के चलाते हैं। एक्चुअली ये सरकार देश की सरकार नहीं है, ये व्यापारियों की सरकार है और 3 व्यापारी अडानी, अंबानी और बाबा रामदेव इस सरकार को चलाते हैं। दिल्ली में जो 3 कानून अभी आए हैं एलजी को लेकर, इस पे आप क्या कहेंगे, किस तरह से? देखिए, हमारा जो संविधान का चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 के तहत राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकारों में जो, जैसे केंद्र सरकार की सारी ताकत प्रधानमंत्री के पास होती है, सरकार के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। इसी प्रकार राज्यों में मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से जैसे राष्ट्रपति देश के मुखिया होते हैं, उसी प्रकार राज्यपाल और उपराज्यपाल किसी भी राज्य के मुखिया होते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। अब पता नहीं इस सरकार को क्या समस्या हुई। दिल्ली के राज्य के मतदाताओं ने पिछले 3 चुनावों में लगातार भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया। इनकी 2 या 3 सीट या 5 सीट मुश्किल से आई है। अब ये पीछे के रास्ते से सत्ता को काबू करना चाहते हैं। इस सत्ता को काबू करने के लिए, और ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री की या तो नीतियां ठीक थी या उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री से डर लगने लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अगर कुछ काम कर दिया। मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ? एक योजना आई केंद्र सरकार की लॉकडाउन के दौरान के लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। अब उसमें ये जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देखा कि जो राशन लोगों को तक पहुंच नहीं रहा है, तो उन्होंने एक नई उसी स्कीम में जोड़ दिया कि लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाएंगे। इसमें लगा, केंद्र सरकार को लगा कि इसका तो स्कीम हमारी है और इसके नंबर मुख्यमंत्री दिल्ली ले जा रहे हैं, रोकना चाहते थे। बहुत सारी ऐसी योजना थी, शिक्षा में दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन उसको भी रोकना चाहते थे। तो इस सब के लिए वो 2 कानून लाए और ये कानून मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे सामने है। ये 28 मार्च 2021 को पास हुआ और राष्ट्रपति महोदय ने इसको अपनी अनुमति प्रदान कर दी। इसका गजट में पब्लिकेशन हो गया और इस पब्लिकेशन में 2 धाराएं जो आपको बताना चाहता हूं। इस अमेंडमेंट की धारा 4 और 5। धारा 4 ये कहती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब वहां की जो विधानसभा है, कोई भी ऐसा कानून बिना उपराज्यपाल की मर्जी के नहीं बना सकती जो समाज के और पब्लिक के भले के लिए होगा। और धारा 5 ये कहती है कि कोई भी कानून या ऑर्डर बन भी गया, लेकिन वो ऑर्डर जब तक लागू नहीं किया जा सकता तब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल उसको अनुमति ना दें।
अब आप ये बताइए कि संविधान में एक राज्य सरकार को, राज्य सरकार देश के मतदाताओं की, दिल्ली के मतदाताओं की चुनी हुई सरकार है, आपने उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केंद्र के लिए जिम्मेदार नहीं है या राज्यपाल के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो अपने मतदाताओं के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया है, जिन्होंने चुना है। अब उनका ये प्रजातांत्रिक अधिकार छीन लिया गया और उनके ऊपर एक व्यक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा दिया कि हर चीज़ आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछ के करेंगे। जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उपराज्यपाल की अनुमति नहीं होगी आप कोई कानून पास नहीं कर सकते। जब तक उपराज्यपाल की अनुमति नहीं होगी कोई भी नीति लागू नहीं कर सकते। तो बताइए कि मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा? और इस दिल्ली राज्य में क्या प्रजातंत्र रह जाएगा इस कानून के बाद? दिल्ली राज्य के मतदाताओं की प्रजातंत्र के या उनकी वोट की कोई कीमत है या नहीं? वो खत्म हो गई या नहीं हो गई? ये मैं सारे देश से पूछना चाहता हूँ, देश के मतदाताओं से, कि यदि दिल्ली के मतदाताओं की आज उनके वोट की कीमत खत्म हो जाएगी, वो अपनी सरकार चुन तो लेंगे लेकिन उनकी सरकार उनके बिना उनके लिए काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि राज्यपाल की अनुमति मिलेगी नहीं, क्योंकि राज्यपाल केंद्र के प्रधानमंत्री से कंट्रोल होता है, गृह मंत्री से कंट्रोल होता है या उनके अधीन है। तो बताइए, हम अपनी समस्याओं के लिए अपनी प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध नहीं कर सकते, विरोध रोका जा रहा है। तो ये इस कानून की स्थिति है। ये तो शायद किसानों के कानून से ज़्यादा बड़ा कानून काला है। इसको देखिए, बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं। हो सकता है हम भी इसको, कानून को, माननीय उच्चतम न्यायालय में चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये, मैं भी एक दिल्ली का मतदाता हूँ और मैं मतदाता होने के साथ अपने आप को मैं फील करता हूँ कि मेरे साथ ये बहुत बड़ी चीटिंग या फ्रॉड हो रहा है, जो कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनको इस प्रकार का करने का कोई भी हक नहीं है। लास्ट सवाल, किसान आंदोलन पर आते हैं। किसान आंदोलन को अभी 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और 400 से ज़्यादा शहादत भी हो चुकी हैं। बातचीत का दौर भी ख़त्म सही हो गया है। तो आखिर ये समाधान किस तरह से निकलेगा? लास्ट कैसे होगा, मतलब किस तरह से? देखिए, क्या होता है कि एक बड़ा पुराना एक उर्दू का शेर है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। और एक स्थिति ऐसी आती है, मर्ज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसका इलाज अपने आप होता है। तो ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी एक ही भाषा जानती है, वोट की। ये खाली वोट की राजनीति समझती है। इनके जितने भी काम हैं सारे वोट प्राप्ति के लिए हैं। लेकिन प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है बहुमत, जनता का मत। जनता का मत, किसान अपनी एक जायज़ समस्या के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की बड़ी छोटी सी मांग है कि भाई आप कोई भी चीज़ हमारे लिए करना चाहते हैं, हमसे पूछ के कर लीजिए, इन कानूनों को हटा लीजिए, उसके बाद हम लोग बैठ के विचार कर लेंगे और हमें एमएसपी दे दीजिए। लेकिन नहीं दे रहे। तो अब सवाल यह कि आंदोलन धीरे धीरे फैलता जा रहा है। शायद वोट की भाषा बंगाल के चुनाव में समझ में आ जाएगी, क्योंकि किसान वहां भी है। अगर बंगाल के चुनाव में समझ में नहीं आई तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है 22 में। 22 के चुनाव में निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर किसान है देश की, और उत्तर प्रदेश की आबादी का भी लगभग 60 से 70% किसान है। और जिस व्यक्ति के पेट पर चोट पड़ती है, उसके रोजगार पर चोट पड़ती है, तो उसको जवाब देना आता है। ये हमारे प्रजातंत्र ने हमें, हर वोटर को हक दिया है। और ये खाली किसानों का मामला नहीं है। सब क्या ये आंदोलन जो है इलेक्शन पे टिका हुआ है? नहीं, इलेक्शन पे नहीं टिका हुआ। लेकिन ये क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर भी किसी चीज़ की परीक्षा लेते हैं, आपकी सत्य की परीक्षा लेते हैं कि सत्य के रास्ते पर आप कितने आगे जा सकते हैं। तो शायद ये किसानों की परीक्षा का समय है, परीक्षा की घड़ी है, और किसान अभी तक इस पर खरे उतरे हैं और इनको समाज के हर वर्ग का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि हर आदमी उपभोक्ता तो है। जो किसान कृषि की उपज पैदा करता है उसको इस्तेमाल तो हम सब करते हैं। अगर चीज़ें इन 2-3 व्यापारियों के गोदाम में चली गई तो आपको आटा 50 से 100 रुपये किलो में मिलेगा। तेल आप अभी देख लीजिए 70 का 140 हो गया। भारत कहाँ जाएगा हम नहीं कह सकते। तो इसका नतीजा तो आएगा। खाली यही है, धैर्य और संयम से ही काम होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, अनुशासन से काम होगा, अहिंसा से काम होगा। देखिए, अंग्रेजों का साम्राज्य, हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया कुछ गद्दारों की वजह से। वो गद्दार आज इनके साथ हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, सिंधिया परिवार। 1947 के संग्राम में भी महात्मा गांधी ने
और हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने लगभग 40-45 साल लड़ाई लड़ी। अगर वो संयम नहीं रखते, पंडित नेहरू लगभग 18-19 साल जेल रहे, महात्मा गांधी ने भी 18-19 साल 20 साल जेल में काटा, बाकी नेता भी हमारे जेल में रहे। हो सकता है इसमें भी अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सरकार लोगों को जेल में भरने की कोशिश करेगी, किसी भी तरीके से हटाने की कोशिश करेगी, कोविड के बहाने से हटाने की कोशिश करेगी। लेकिन चूंकि पथ सत्य का है, किसान सत्य के पथ पर है, सही चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजी रोटी रोजगार की लड़ाई है और एक असत्य के खिलाफ लड़ रही है। ये एक असुर टाइप के लोग हैं, ये देवासुर संग्राम है जैसा पहले हुआ था। सत्ता पे असुर बैठा हुआ है, असुर को हटाने के लिए सरकार से किसान लड़ रहे हैं। और जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है, कितना भी बड़ा शासक हो, कितना भी महान शासक हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। अंत में जीत किसानों की होगी। खाली किसानों को संयम, अनुशासन और अहिंसा के पथ पर चलना होगा। अभी तक चल रहे हैं।